नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम अपभ्रंश भाषा का परिचय एवं विशेषताएं पढ़ेंगे। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अपभ्रंश साहित्य के कवियों, उनकी रचनाओं पर चर्चा करने से पहले मुझे लगा कि ये छोटा सा वीडियो अपभ्रंश भाषा के परिचय एवं विशेषताओं से बना लिया जाए, जिससे अवधारणाएं स्पष्ट हो जाए। चूँकि विशेष रूप से नेट और जेआरएफ की जो परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं, इन सब में इससे अवधारणाओं से प्रश्न बनते हैं। कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो टीजीटी पीजीटी वाले भी इसको ध्यान से देख लें। तो आइए हमने इनको जो मुख्य बिंदु थे उनको लिख रखा है, जिससे आपका समय न खराब हो, और इन बिंदुओं को देखते हुए इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ा जाए। आइए तेजी से देखते हैं, आपका समय न खराब करते हुए सीधे प्रकरण से जुड़ते हैं। साथियों देखिए, पहला स्टेटमेंट हमने जो लिखा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व उत्तर भारत में अपभ्रंश साहित्य रचना और बोलचाल की जीवंत भाषा थी। अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की स्थिति है। साथियों यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो यह है कि उत्तर भारत में अपभ्रंश साहित्य रचना और बोलचाल की जीवंत भाषा थी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका समय क्या था? 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक, उसके बाद देखिए जो अंडरलाइन हमने किया है ध्यान से, भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था। भारतीय आर्य भाषाओं की 3 अवस्थाएं, 3 भागों में हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आपकी आ गई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश के बाद जो भाषाएं विकसित हुई हैं। तो यह जो है देखिए आप, देखिए अंडरलाइन किया है, मध्यकाल की अंतिम अवस्था। मध्यकाल में 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यह क्या है? अपभ्रंश आपका मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है। अब इसमें आगे देखिए कह रहा है, जो प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच स्थित है। 10वीं शताब्दी, यद्यपि यहाँ 6वीं से 12वीं शताब्दी तक हम लिखे हैं, लेकिन जब उसका काल विभाजन किया गया था तो लगभग 1000 की सीमा से 10वीं शताब्दी की सीमा में बांध दिया गया था। लेकिन चूंकि रचनाएं 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश के बराबर मिलती रही है, इसलिए इसको 12वीं शताब्दी तक इनकी रचनाओं को माना जाता है। तो ये देखिए कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी हिंदी और अन्य भाषाएं हैं, और उनके और प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में अपभ्रंश है। ठीक, चलिए इसमें हमने 2-3 बिंदु बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब आप आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए कथन क्या है। इसमें एक चीज जरूर देखिए कि अपभ्रंश साहित्य रचना और बोलचाल की जीवंत भाषा थी, यानी इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा था, साहित्य रचना में भी और आम बोलचाल में भी। ठीक है साथियों, अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को भाषा, देशी भाषा या गामेल भाषा यानी ग्रामीण भाषा कहा है। यह बहुत ध्यान दीजिए कि गामेल एक आपके लिए नया शब्द है, गामेल भाषा कहा है। संस्कृत के ग्रंथों में उसके लिए अपभ्रंश अथवा अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के विद्वानों का दिया है, जो तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। यहाँ देखिए पहली चीज तो यह कि अपभ्रंश भाषा के कवियों ने अपनी भाषा को क्या कहा? भाषा कहा, देसी भाषा कहा, गामेल भाषा कहा। गामेल भाषा यानी ग्रामीण भाषा। लेकिन संस्कृत के ग्रंथों में इस भाषा को क्या कहा गया?
अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश शब्द जो है वो संस्कृत के विद्वानों द्वारा दिया गया है। ये अपभ्रंश के साथ कहीं कहीं इसको अपभ्रष्ट कहा, क्योंकि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ ही है विकृत। तो इन्होंने अपभ्रंश अथवा अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया जो तिरस्कार सूचक है, यानी विकृति का सूचक है। ठीक है साथियों, अब आइए अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ महाभाष्यकार, महाभाष्य जानते हैं ग्रंथ है। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत के लोक प्रचलित शब्दों अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत के जो लोक प्रचलित शब्द थे, यानी जो मानक के अनुकूल नहीं थे, जो साहित्यिक भाषा के मानक के अनुकूल नहीं थे, लोक प्रचलित थे, यानी लोगों की बोलचाल में प्रयुक्त होते थे, अथवा विकृत शब्दों को जो बिगड़ गए थे, जिनका स्वरूप परिवर्तन हो गया था, को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। यही संज्ञा आगे चलकर पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई है। यही जो अपभ्रंश उन्होंने कहा, विकृत भाषा कहा, तो अपभ्रंश जो शब्द था आगे क्या हुआ, वो भाषा के लिए रूढ़ हो गया और स्वीकार भी हो गया। अब आइए साथियों अगला बिंदु देखते हैं। आचार्य दंडी ने कहा कि व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तथापि पाली और प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य दंडी ने कहा कि संस्कृत से इतर जो भी शब्द हैं उनके लिए व्याकरण शास्त्र में कहा जाता है कि ये अपभ्रंश है, चाहे वो पाली के शब्द हों, चाहे वो प्राकृत के शब्द हों, उन सबको अपभ्रंश कहा जाता है। लेकिन उनको देखिए, इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पाली और प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया है। 6वीं शताब्दी से जो भाषा हमारी प्राकृत के बाद साहित्य की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उसको जो है अपभ्रंश का नाम दिया गया है। तो इन बिंदुओं को हमने देख लिया साथियों। आइए आगे देखते हैं साथियों, अगला बिंदु देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने आभीरों की बोली को, जिसमें उ की बहुलता है, अपभ्रंश कहा है। उन्होंने अपभ्रंश के समकक्ष विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए 2-3 प्रश्न इसमें बन रहे हैं। पहले तो यह है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आभीरों की बोली को, साथियों आभीर जो है एक जनजाति है। आभीर जनजात, उस समय आभीर, सबर, गुर्जर, ये जो जनजातियां थीं वो रहती थी। तो आभीरों की बोली को उन्होंने क्या कहा, जिसमें एक चीज और देखिए, ये ऊ की बहुलता, यानी उसके अंत में उकार, जैसे लागू, फागू, कागू, तो उकार की बहुलता है, ऊ की बहुलता है, उसको अपभ्रंश कहा है। ठीक है साथियों। उन्होंने अपभ्रंश के समकक्ष विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। ये ध्यातव्य है, ये आप इसको बहुत ध्यान रखिए। अपभ्रष्ट के लिए भरत मुनि ने किस शब्द का प्रयोग किया है? विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। काव्यालंकार के टीकाकार नमिसाधु अपभ्रंश को प्राकृत कहते हैं, तो भामह, दंडी आदि अपभ्रंश को प्राकृत से भिन्न मानते हैं। यहाँ पहले देख लीजिए, काव्यालंकार रुद्रट की कृति है। यह भी एक प्रश्न है, किसी रचना है? रुद्रट की। काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। इसके टीकाकार नमिसाधु है। साथियों टीका तो आप समझ रहे होंगे, किसी भी ग्रंथ पर जो टीका लिखी जाती है वो उस ग्रंथ का एक सरलीकरण रूप होती है, जिसको आप एक सरल कॉन्सेप्ट तो समझिए, तो आप गाइड कह सकते हैं। किसी किताब के ऊपर गाइड लिखना, तो वो टीका होती है। तो काव्यालंकार टीकाकार जो है, नमिसाधु जो है, वो अपभ्रंश को कहते हैं कि यह अपभ्रंश प्राकृत है,
लेकिन भामादंडी आदि विद्वान अपभ्रंश को प्राकृत से भिन्न मानते हैं, यानी इनके मत से सहमत नहीं है। अब आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक की चर्चा आ गई, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा साथियों, इसके लेखक हैं धनपाल। यह टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है कि भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। भविष्यत कहा के टीकाकार याकोगी ने कहा कि शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के निकट है और व्याकरण की दृष्टि से यह भिन्न है। ठीक है, यह ऊपर के कथन के एक तरह से स्पष्टीकरण में ऊपर के कथन का आप देखिए, इसमें दोनों बात आ गई। उन्होंने कहा कि ये शब्द समूह जो उसके हैं अपभ्रंश के, वो प्राकृत के निकट दिखती है, लेकिन क्या होगा, व्याकरण की दृष्टि से प्राकृत से भिन्न है। अगला बिंदु साथियों देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक सीधा कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का कथन है। और आप जानते हैं शुक्ल जी की पुस्तकों से जो उद्धरण दिए जाते हैं, वो उद्धरण सीधा परीक्षाओं में वैसे पूछ लिए जाते हैं। तो यह देखिए, इसको हमने इसीलिए इन्वर्टेड कामा में कर दिया है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यह है विक्रमी संवत 650 से पूर्व की बात है। 650 विक्रमी संवत से पहले। ठीक है साथियों, पहले से तो यह कथन आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यह कथन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। और उसके बाद ये देख लीजिए कि यह नाम पहले बल्लभी के राजा, अपभ्रंश नाम कहाँ किस शिलालेख मिलता है, शिलालेख से प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक साथियों, आगे बढ़िए। एक बड़ा रोचक प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने, इस तरह के जो सीधे कथन वाले तथ्यपरक प्रश्न हैं वो टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में तो बहुत पूछे जाते हैं, सीधा पूछ लिया जाता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को राड़ा भाषा कहा। राड़ा भाषा क्योंकि अपभ्रंश में इस वर्ग की बहुलता है, अपभ्रंश भाषा में इस वर्ग की बहुलता है, इसलिए किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा है, इसको राड़ा भाषा कहा। ये देख लीजिएगा, इसलिए कि हमने कहा जो कथन है और इस तरह के जो तथ्य हैं, इनसे प्रश्न जो है सीधे पूछे जाते हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। ठीक है ना, यह आभीर यहाँ क्या है, जाति थी, जनजाति थी, लेकिन अपभ्रंश के लिए आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में आभीर शब्द का भी प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, इन बिंदुओं को हमने देख लिया। ये इन बिंदुओं से आप देखिए कि बहुत तथ्य भी हैं और इनमें अवधारणाएं भी स्पष्ट होती चल रही हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। आइए अब आगे देखते हैं साथियों, अगला बिंदु आगे देखते हैं। अपभ्रंश भाषा को विद्वानों ने विभ्रष्ट, ये देखिएगा, इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, परमंजरी, अवहत, अवहट, अवहट आदि नाम से भी पुकारा है। तमाम नाम अपभ्रंश के दिए गए थे। ठीक है साथियों, लेकिन क्या है, सर्वस्वीकृत या स्वीकृत नाम क्या है, अपभ्रंश है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। 7वीं से 11वीं शताब्दी को, 7वीं से 11वीं शताब्दी को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, उसी तरह से अपभ्रंश का स्वर्णकाल 7वीं से 11वीं शताब्दी को अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने कहा है। तो ये भी आप एक देख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं।
अवहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप है। अपभ्रंश का जो थोड़ा सा रूप और विकृत हुआ, आगे बढ़ा, तो साथियों हिंदी और अपभ्रंश के बीच में एक कड़ी अवहट्ट भी है। अवहट्ट के बारे में विस्तार से चर्चा हमने उद्भव और विकास में की है, आगे बीच बीच में प्रसंग में चर्चा होती रहेगी। अवहट्ट को विद्यापति देशील बैना कहते हैं, ठीक है साथियों। तो अब अवहट्ट क्या है? ये अपभ्रंश का परिवर्ती रूप है, ठीक है। अवहट्ट को ग्रामीण अपभ्रंश भी लोगों ने कहा है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो महत्वपूर्ण ये बिंदु है, अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं रचनाओं में। एक तो दोहा बंध। दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, जैसा आप जानते हैं। जैसे प्राकृत कहने से गाथा का बोध होता था, वैसे दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। दूसरा देखिए आप पद्धड़िया बंध। पद्धड़िया बंध में अपभ्रंश में बहुत रचनाएं हुई, जो भी चरित काव्य लिखे गए हैं वो पद्धड़िया बंध में ही लिखे गए हैं। पद्धड़िया साथियों एक छंद होता है जो 16 मात्राओं का एक छंद है पद्धड़िया। पद्धड़िया में 8 पंक्तियों के बीच में एक धत्ता दिया रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। कड़वक शैली में बगालांतर में भी रचनाएं हुई, प्रबंध का बहुत कड़वक शैली में लिखे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 8 पंक्तियों के बीच में जो धत्ता दिया रहता है उसको क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं पद्धड़िया बंध में, ठीक है साथियों। उसके बाद में जो गेय पदबंध, तीसरा पदबंध है गेय पदबंध। गेय पदबंध में धार्मिक साहित्य बहुत लिखे गए हैं, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं बिंदु, अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आज जो हिंदी में चौपाई प्रयुक्त होती है उसमें कितने मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती है ना, लेकिन अपभ्रंश में चौपाई में 15 मात्राएं थी, इसको चौपाई कहा जाता था, ठीक है मित्रों। तो आज हमने अपभ्रंश भाषा के विकास, उसका परिचय, उसकी विशेषताओं के बारे में तेजी से देख लिया। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका अभ्यास करिए, और यह इसमें तमाम बिंदु ऐसे आए जो परीक्षा की दृष्टि से तथ्यपरक परीक्षोपयोगी हैं। तो इनको आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से इससे जो प्रश्न बनेंगे वो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। साथियों आज की कक्षा यहीं तक। अब आज का प्रश्न जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर देना है, आज का प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो क्लास में आपको प्रश्न देंगे। हिंदी का प्रश्न को सुनते रहिए। सर हिंदी साहित्य का ओझल, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इसको फिर से एक बार ध्यान देख लीजिए। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है? प्रश्न को पुनः रिपीट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए आप अपनी तैयारी को गतिमान रखिए, पूरी ईमानदारी से तैयारी करिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं, मेरी शुभकामना आपके साथ है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।